तो एक डॉक्टर होना और एक अम्बेडकरवादी डॉक्टर होना, दोनों में क्या लोग ये मानते हैं कि नैतिक आचरण से संपन्न होंगे। डॉक्टर साहब छल कपट नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हम दाइयाँ होती थी, माताएं बहनें हमारी, उन लोगों का हाथ इतना सेफ होता था, डिफ़िकल्ट डिलीवरी भी वो नॉर्मल करा लेते। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बच्चों को बहुत अच्छा केयर करती थी। इवन अपना दूध पिला करके बच्चों को पालती थी। सार्थक सर्जिकल सेंटर, इसकी खासियत क्या है? किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है? यहाँ पर तो मोस्टली जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और जनरल मेडिसिन, आईसीयू, ये सारी की सुविधा है। प्लस आजकल हम लोग जब लेजर से शुरू कर दिए हैं, तो किडनी स्टोन का लेजर से सर्जरी हो रही है। RIRS हुआ, URSL हुआ जी, लिथोटिप्सी हुआ, ये सब लेजर से शुरू हो गया। अक्सर चौपाई में उस समय उदाहरण देता था। मैंने कहा हुई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावा ही साखा। तो इसी पे हमारे सीनियर थे रतन लाल जी, उन्होंने बड़ा जोर डांटा हमको, चुप गधे कहीं के, ये राम के रचने से नहीं होता है, ये आदमी की अपनी इच्छा शक्ति काम करने से होता है, मतलब तार्किकता। तो उन्होंने पहली बार उन्होंने बस इतना कहा। उसके बाद उन्होंने हमको कहा कि आप ये किताब है, इसको ले जाओ। कौन सी किताब थी? और पंडित चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी द्वारा लिखी गई बाबा साहब का जीवन संघर्ष। उस किताब को मैंने रात भर पढ़ा और उस पढ़ते पढ़ते उस किताब को इतना आंसू आते थे। बाबा साहब को जो नहीं पढ़ा है तो वो कभी रियलाइज नहीं कर सकता, चाहे किसी मकाम पे, चाहे कहीं भी पहुंच जाए। जो जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ेगा तब तक उनके संघर्षों को नहीं समझ सकता है, और अपने जीवन के बारे में कैसे हमको आगे बढ़ना है, आने वाली पीढ़ी को कैसे आगे ले जाना है, ये वो नहीं समझ सकता। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार, बनारस के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन। सार्थक सर्जिकल हॉस्पिटल नाम से ये हॉस्पिटल चलाते हैं। 50 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुत एक लंबा संघर्ष किया इन्होंने। खास बात यह है कि डॉक्टर विनोद विचारधारा पे डटे रह के काम करते हैं। इनके ऑफिस में हम लोग जहां ये मरीजों को देखते हैं, और तमाम बुद्ध से लेके डॉक्टर अंबेडकर और अंबेडकरी बुद्धिज्म के साहित्य सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। बुद्ध विहार भी है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू। ये मैं बात कर रहा था आपके बारे में लोगों से, तो पता चला कि ये जो बिल्डिंग अभी दिख रही है इतनी बड़ी, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत संघर्ष करके पहुंचे आप यहाँ से। कहाँ से ताल्लुक है आपका, कहाँ से जीवन शुरू हुआ? रहने वाला तो मैं गाजीपुर में सैदपुर विधानसभा क्षेत्र है, बेलहरी गांव पड़ता है, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और मेरी शिक्षा दीक्षा हाई स्कूल गाँव से ही हुई। इंटरमीडिएट भी मैंने गाँव से किया। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने BSc किया। फिर 91 में MBBS में सिलेक्शन हुआ हमारा। ओके। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से अच्छा, MBBS किया। और फिर MS में मेरा सिलेक्शन गोरखपुर में हुआ, PG में। 2002 में मैं गोरखपुर से PG करके बनारस में आकर सेटल हो गया। ओके। तो आपने, तमाम लोग PG करने के बाद या फिर मेडिकल प्रोफेशन में आने के बाद नौकरी का रास्ता चुनते हैं। आपने नौकरी का रास्ता, हाँ मोस्टली मैंने भी कहा तमाम लोग, तो आपने नौकरी का रास्ता नहीं चुना, संघर्ष का रास्ता मेरा ये था कि मैं एक तो विचारधारा से संबंधित था। ओके। और बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर कांसीराम साहब से प्रभावित होकर के मैंने समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत को अपना करके मैंने सोचा कि यदि सरकारी नौकरी करूँगा तो मुझे बहुत रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, और इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो हम समाज को अपनी इच्छा के अनुरूप दे सकते हैं, जो भी देना चाहेंगे जी। तो इस सोच के तहत मैं बनारस में आया और यहाँ पहले किराए का रूम लिया। हाँ, ये सफ़र कैसा रहा? मतलब आज तो सबको दिखता है कि हाँ एक सार्थक सर्जिकल हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन आपका संघर्ष कुछ भी नहीं था हमारा। ओके। कोई भी खास नहीं था, तो मैं किराए पे, अपने ही समाज के लोग थे, ये किराए का रूम लिए। वहाँ पे 3 बेड से शुरू किए थे। 3 बेड से जी। और जो आज 50 बेड पे पहुँच गया है। 3 बेड से शुरू किए, फिर 1-1.5 साल वहाँ रहे टकटकपुर में। तो फिर वहाँ से किराए का 2002 में सॉरी। और यहाँ पर 2004 में मैं आया। पहले किराए का इस हॉस्पिटल को, पहले किराए की बिल्डिंग थी तो किराए पे लिया मैंने। अच्छा, ये बिल्डिंग भी पहले किराए पे लिया आपने? हाँ, पहले किराए पे लिए इसको। लगभग 1.5 साल मैं चलाया, 2005 तक।
फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड से हमने कहा कि आप जो है हॉस्पिटल इससे सटा हुआ जो सामने फ्रंट वाला है उसमें था, ओके, इसमें रेजिडेंस था। तो बाद में उन्होंने हमको 4 हिस्सा ये रजिस्ट्री किए। कोलकाता की पार्टी थी वो, यहाँ से कोलकाता शिफ्ट कर गए वो। तो 2005-06 में इसको रजिस्ट्री कराया मैंने। फिर इसके 2007 में नेक्स्ट बगल वाली ज़मीन फिर रजिस्ट्री कराया। उसके बाद फिर इसको मैं रिनोवेट करना शुरू किया। तो इसमें रहते हुए ही इसमें रिनोवेशन करते रहे। तो ये सर जो 2 बेड से आपने 2002 में शुरू किया था, 3 बेड से, आज 50 बेड का हॉस्पिटल है और नाम है आपका पूरे शहर में और शहर के अलावा आसपास का जो भी क्षेत्र है, क्योंकि मैं देख रहा था दिन में तमाम जगहों से लोग आए थे यहाँ पे, बक्सर से और तमाम जगहों से, तो एक बहुत एक प्रभाव देखने को मिला आपका। जी जी। तो ये जो 3 बेड से 50 बेड तक का सफ़र है, इसको कैसे याद करते हैं आप? कितना मुश्किल था? संघर्ष था लंबा। हम लोग जब फील्ड में आए तो हम लोगों के पास कोई वैसा आधार तो था नहीं, बैकग्राउंड हम जी, न सामाजिक बैकग्राउंड था, न तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, न इकोनॉमिक बैकग्राउंड था। जब हम लोग पीजी करके आए तो हाथ में केवल 12,000 रुपये थे हमारे। उस दौरान परिवार के साथ हम लोग यहाँ आए थे। शादी हो गई थी? शादी हो गई थी, बच्चे भी 2 हो गए थे। उनको लेके किराए के रूम में रह करके फिर हम घूम के काम करना शुरू किए हम लोग। मतलब घूम के मतलब अन्य हॉस्पिटलों में जाकर? अच्छा, वहाँ जाके मतलब आप बताते थे कि मैं सर्जन हूँ? हाँ, लोग डिस्टेंट हॉस्पिटल जो थे वहाँ जाते थे, उन लोगों के यहाँ काम करते थे। उससे धीरे धीरे पैसा आने लगा और काम होने लगा, तो फिर प्रोग्रेस होती गई। फिर बाद में जब यहाँ आए तो यहाँ से थोड़ा तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि मेरा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो हम जो भी चाहते हैं वो कर लेंगे। कोई भी आदमी यहाँ दाखिल होगा तो समझ जाएगा कि आपकी विचारधारा क्या है। बाबा साहब की तस्वीरें हैं, बुद्धा की तस्वीरें हैं। तो एक डॉक्टर होना और एक अम्बेडकरवादी डॉक्टर होना, दोनों में क्या फ़र्क है? एक इमेज बिल्डिंग तो रहती है, लोग ये मानते हैं कि नैतिक आचरण से संपन्न होंगे, डॉक्टर साहब छल कपट नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग तो आचारशील वाले हैं, पंचशील और अष्टशील वाले हैं। तो मरीज जो जानता है वो रिकॉग्नाइज करता है, वो आता है तो उसको मिलता भी है उस तरह से उसका लाभ। प्रोफेशनली आपको इसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? क्योंकि तमाम लोगों को मैंने देखा है, फायदा ही है। तमाम लोगों को मैंने देखा है कि अपनी पहचान के साथ नहीं आ पाते हैं सामने। नहीं, वो उनका फियर है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि लोग और रिकॉग्नाइज करते हैं और सम्मान भी देते हैं। उनका भी एक भरोसा भी रहता है कि हमारा कोई व्यक्ति इस तरह से है, तो वो भी हमारे यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं। बहुत से लोग हैं, हमारे प्रोफेशनल्स भी लोग आते हैं तो वो भी देख करके हमसे सीखने का प्रयास करते हैं। और एक अपना तो उनको लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ डॉक्टर साहब के पास आ गए तो एक लेवल बनाना चाहते थे ना कि हमारे लोग आए तो उससे प्रेरणा लें जी, कि जब हमारा आदमी यहाँ पे इस तरह से बैठा है एक आदमी, तो हम भी इससे आगे बढ़ सकते हैं जी। तो इस तरह से। बैकग्राउंड क्या रहा आपका? माता पिता? माता पिता तो हमारे गांव में थे लोग। पिताजी हमारे नौकरी करते थे सिंचाई विभाग में। ओके। क्लास 3 एम्प्लॉइज़ थे उस समय। तो ये था कि खाने पीने की दिक्कत नहीं थी और पढ़ाने लिखाने के लिए जो हम मांगते थे पिताजी हमारे देते थे। हम इलाहाबाद जब पढ़ने गए तब भी कोई दिक्कत हम लोगों को उस मतलब एजुकेशन के प्रति सब कोई सजग था और पढ़ाई लिखाई में कभी बाधा नहीं आई? कोई बाधा नहीं आई। पिताजी हमारे हम लोगों की सारी समस्याओं को रूल आउट कर देते थे। तो इसीलिए हम धन्य हैं कि हमारे पिताजी हमारी शिक्षा के वैल्यू को समझते थे, माताजी भी समझती थी। इनके प्रकार कैसे भी हो, हम लोगों को पढ़ने में कभी कठिनाई नहीं आई। सर आप डॉक्टर हैं और उस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, उस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जो समाज में सबसे पीछे छूटा हुआ है, जिसकी बात होती है। एक मेरे मन में बार बार एक ख्याल आता है कि हमारे समाज की जो औरतें दाई जनाई का काम करती हैं, बच्चों को पैदा करती हैं, एक नया जीवन देती हैं, जी जी, उनको वो सम्मान कभी मिला नहीं। वही काम डॉक्टर करता है तो लोग उसको कहते हैं भगवान है, अब वो इतना बड़ा काम करके वही काम करके अछूत रह जाती है पूरी ज़िंदगी। आइडियली क्या था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था का ये दोष है, जिसमें कि जो सही काम करने वाला है, जो वर्क करने वाला है, उसके प्रति लोगों का नेगेटिव आइडिया डेवलप हो गए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि गांव की जो दाइयाँ होती थी, माताएं बहनें हमारी, उन लोगों का हाथ इतना सेफ होता था, डिफ़िकल्ट डिलीवरी भी वो नॉर्मल करा लेती। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बच्चों को बहुत अच्छा केयर करती थी। इवन अपना दूध पिला करके बच्चों को पालती थी ज़रूरत पड़ने पे। जी।
वो इतनी काबिल होती थी। अब बच्चों का रिससिटेशन हम समझते हैं जितना अच्छा वो करती थी उतना न्यूली जो कोई पीडियाट्रिशियन नहीं कर सकता। उतना एक अनुभव होता था, नहीं लंबा अनुभव होता था। उनकी अपनी परंपरागत तरीके से उनकी आजी दादी करती थी, उससे सीखती थी लोग। वो परंपरा के अनुसार था। सम्मान क्यों नहीं मिल पाया? इतना बड़ा काम कहाँ मिलेगा? भारत की सामाजिक व्यवस्था मतलब एक जीवन देना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे लोगों के लिए था ही नहीं ना। कोई भी कार्य करें, जो भी श्रमिक वर्ग है उसको सम्मान कहाँ देता है समाज। सर, सार्थक सर्जिकल सेंटर, इसकी खासियत क्या है? क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ पे? कौन कौन कितने डिपार्टमेंट हैं? किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है? यहाँ पर तो मोस्टली जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और जनरल मेडिसिन, आईसीयू, ये सारी की सुविधा है। प्लस आजकल हम लोग जब लेजर से शुरू कर दिए हैं तो किडनी स्टोन का लेजर से सर्जरी हो रही है। RIRS हुआ, URSL हुआ जी, लिथोटिप्सी हुआ, ये सब लेजर से शुरू हो गया है। और लेप्रोस्कोपी में एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं हम लोग, GI सर्जरी। प्लस लेजर प्रोक्टोलॉजी भी शुरू किए हैं, वो भी चल रहा है। तो काफ़ी एडवांस जो प्रोसीजर हैं इस समय, अब उसको हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। जी, मैंने सुना कि आपको मशीनों से बहुत प्यार है। कितनी महंगी मशीन हो, आप चाहते हैं कि यहाँ पे हो, ये नहीं कि चलो काम चल रहा है तो चलते देना चाहिए। ये तो है, ये तो मेरा पहले से ये था कि इम्प्रूव अच्छे से करें, अपडेट करके रहें, क्योंकि जितनी भी अब मॉडलिटीज़ आ रही हैं उसके अनुरूप हम लोगों को चलना है। अब रोबोट का ज़माना आ रहा है, लेकिन अभी तो हम लोग, क्योंकि हम लोग लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के एरिया के हैं और पब्लिक हमारी जो पेशेंट हैं वो भी उसी पुअर रीजन से हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम बहुत ज़्यादा वैसी मशीनें नहीं अभी ला रहे हैं। नहीं तो रोबोट भी शुरू करने का इरादा है। ओके, ये भी शुरू करने का इरादा है। हाँ। बनारस जिस सेंटर पे हम लोग खड़े हैं, बनारस के इलाका है, पूर्वांचल का एक बड़ा इलाका है। आसपास कई सारे शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, तमाम जगहों से, और यहाँ पे तमाम हॉस्पिटल्स भी हैं, सैकड़ों हॉस्पिटल्स हैं, हजारों हैं। सार्थक सर्जिकल उनसे अलग कैसे है? नहीं, अलग क्या, सभी सर्जन जो भी हैं वो तो सब लोग अच्छा काम करते हैं, सब लोग मरीज़ की बेनिफिट के लिए ही काम करते हैं। हमारा भी उद्देश्य है कि हम अपने मरीजों को, जो भी हमारे यहाँ आए, सेटिस्फाई होके जाए, उन लोगों का दुख दर्द कम हो। मुख्य उद्देश्य हम लोगों को होता है लोगों की तकलीफ़ों को कम करना, और लोग सेटिस्फाई रहें, ये भी हम चाहते हैं, और सभी सर्जन यही करते हैं। मिशन से कैसे जुड़े हैं, अम्बेडकरिज्म से कैसे जुड़े हैं आप? उसकी क्या कहानी है? मिशन से जुड़ने का ये था कि इलाहाबाद जब हम पढ़ने गए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हाँ इलाहाबाद, उसके पहले तक तो मैं पुरानी परंपराओं पे ही विश्वास करता था। हाँ, जो देखा हमने अपने आसपास, जो हमारे गांव परिवार में चलता था, भूत प्रेत ओझाई सुखाई देवी देवता, वो सारा हम लोग ऑब्वियसली अम्बेडकर हमें मिले नहीं किताबें पढ़ने को, घर में किसी ने बताया नहीं, मिला ना देखने को मिला। तो जो चला आ रहा है वही गांव में जो जैसी थी परंपराएं उसी के अनुसार चलते थे हम लोग। जब इलाहाबाद गए तब अपने सीनियर से, जो लोग हम लोगों से पहले वहाँ रहने वाले थे, जो थोड़े सजग थे, बातचीत होती थी। अब एक वाकया है, हम लोग शाम को ऐसे ही बैठे, डिस्कशन हो रहा था, सीनियर लोग बैठे थे जी। तो क्योंकि मैं अक्सर चौपाई में उस समय उदाहरण देता था, तो मैंने कहा हुई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावा ही शाखा। तो इसी पे हमारे सीनियर थे रतन लाल जी, उन्होंने बड़ा जोर डांटा हमको, चुप गधे कहीं के, ये राम के रचने से नहीं होता है, ये आदमी की अपनी इच्छा शक्ति काम करने से होता है, मतलब तार्किकता। तो उन्होंने पहली बार उन्होंने बस इतना कहा, उसके बाद उन्होंने हमको कहा कि आप, ये किताब है, इसको ले जाओ। कौन सी किताब थी? और पंडित चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी द्वारा लिखी गई बाबा साहब का जीवन संघर्ष। उस किताब को मैंने रात भर पढ़ा, और उस पढ़ते पढ़ते उस किताब को इतना आंसू आते थे। उसके पहले मैं एक मतलब धुर ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार जीवन जीता था, मतलब हर मंगलवार व्रत रहना और पूजा पाठ करना, कहीं भी जाना तो पिंडी देख के सर झुकाना, ये सब चीज़ें दिमाग में थी। लेकिन वो किताब पढ़ने के बाद रात भर में मैंने किताब पढ़ डाला और इतना आंसू आते थे। फिर मैं चिंतन किया कि बाबा साहब उस पीरियड में इतना संघर्ष किए हम लोगों के लिए, अब हम लोगों का भी कुछ है। अब हम भी जब बाबा साहब उस समय अमेरिका में पढ़ सकते थे, तो हम लोग इलाहाबाद आए हैं, हमारे माता पिता यहाँ तक भेजे हैं, तो हम लोगों को कुछ बन करके अब जाना है यहाँ से।
मतलब एक दृष्टि मिल गई कहीं ना कहीं कि नहीं, मतलब वहीं से हमारे जीवन में परिवर्तन आया, सुधार शुरू हो गया। टर्निंग पॉइंट वही था। टर्निंग पॉइंट वही था। फिर मानवर साहब का उस समय मूवमेंट चल रहा था, तो उससे प्रभावित हुए हम लोग। इलाहाबाद में रहते हुए उनकी रैली अटेंड करना, देखना, साहित्य वहाँ मिल गए काफ़ी पढ़ने को, तो उससे ड्रेस्टिक चेंज आया। विचारधारा कितना अहम है आपके लिए? विचारधारा तो सबसे अनिवार्य है। विचारधारा से ही तो हम लोगों का सब कुछ प्रोग्रेस होना है। बाबा साहब हमारे अंदर हैं तो हम हर चीज़ पा सकते हैं, कोई चीज़ असंभव नहीं है। और ये अम्बेडकरिज्म की वजह से हमारे जीवन में ये आया कि मतलब कोई चीज़ कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, उसको हम पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। पेबैक कैसे करते हैं डॉक्टर विनोद? अब पेबैक अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल, जो हमारे पुअर पेशेंट हैं उनको उस हिसाब से हेल्प करते हैं कि उनका कम से कम खर्च में हो जाए। अब तो गवर्नमेंट ने जो योजना लाई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य, ये आयुष्मान भारत योजना, तो इसके तहत तो अब तो मान लीजिए हम लोगों को उसका पैसा भी मिलता है, लेकिन ये है कि उससे हम लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। बाकी जो भी गरीब मरीज हैं, चाहता हूँ कि यदि नहीं पैसा है तब भी उनका इलाज हो जाए। मतलब जितना मैंने बिना इलाज के लौटे ना, जितना उसका सामर्थ्य है उतने में आप कोशिश करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हो जाए। किसी मरीज को लौटाने का हमारा वो नहीं रहता है। नहीं है तो हम अपने चाहते हैं कि कुछ मरीज हमारे उस चीज़ में हो कि मतलब उनका फ्री इलाज किया जा सके, चैरिटी के रूप में जी। और बाकी पार्टी के लिए काम करना और समाज में जो लोग काम कर रहे हैं जी, धर्म से संबंधित जो काम कर रहे हैं उनका हेल्प करना, भिक्षु संघ को हमेशा उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम लोगों से हो सकता है वो करना, अपने जीवन में बुद्ध धम्म संघ के अनुसार जीवनचर्या को चला। तमाम चीज़ें मैंने देखी, तमाम सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, तकरीबन मुझे लगता है 3-4 दर्जन सर्टिफिकेट हैं। अचीवमेंट क्या रहा है सर्जिकल इस हॉस्पिटल का, सार्थक सर्जिकल का और डॉक्टर विनोद का एज ए डॉक्टर, क्या मानते हैं आपके पेशे में? मरीज ही हमारा अचीवमेंट है। मरीज खुश होके जाता है और जहाँ जाता है वहाँ हमारी बारे में बताता है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, बस वही हम लोगों के लिए अच्छा है कि लोग दूर से आते हैं नाम सुन करके। कहाँ से लोग आते हैं? कोई बिहार से आता है, झारखंड से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, इवन आपके बलिया उलिया ये सब लेकर के आते हैं। इधर भदोही हुआ, मिर्जापुर हुआ, मरीज हर जगह के आते हैं। जगह से लोग आते हैं, मतलब पूरा पूर्वांचल झारखंड हम कह सकते हैं। पूरा पूर्वांचल है। हाँ सर, विचारधारा की बात हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत अहम है कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं या फिर जो प्रिविलेज्ड पीपल हैं, उनको अपनी विचारधारा, अपने जिससे जुड़े हुए हैं, चाहे जिसको भी वो फॉलो करते हैं, उसको दिखाने बताने में कभी कोई शर्म नहीं आती। कभी वो उसको फॉलो करते हैं और वो सबका अधिकार है लोकतंत्र में, अपना ह्यूमन राइट है, अपना ह्यूमन राइट है। और जिस परंपरा में वो पैदा हुए हैं वो अपना कल्चर फॉलो करते हैं। जो हमारे समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके भीतर आपको क्या लगता है? आपकी तो तमाम लोगों से बात भी होती होगी, आप पुश भी करते होंगे कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? कौन सा डर है कि लोग सामने नहीं आ पाते? एक तो बाबा साहब का साहित्य सही ढंग से नहीं लोगों को मिला पढ़ने को, पहली चीज़ है। मैंने ब्लू डॉक्टर इंजीनियर बन गए लेकिन साहित्य पढ़ा नहीं। बाबा साहब को जो नहीं पढ़ा है तो वो कभी रियलाइज नहीं कर सकता, चाहे किसी मकाम पे चाहे कहीं भी पहुंच जाए। जो जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ेगा तब तक उनके संघर्षों को नहीं समझ सकता है और अपने जीवन के बारे में कैसे हमको आगे बढ़ना है, आने वाली पीढ़ी को कैसे आगे ले जाना है, ये वो नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले तो बाबा साहब को पढ़ना होगा, उसके बाद भगवान बुद्ध को पढ़ना होगा। तो वो तो बाबा साहब के माध्यम से ही पढ़ लेगा, तब भी उसका भला हो जाएगा। जो भगवान बुद्ध हैं उनका धम्म बाबा साहब लिखे हैं, बुद्धा एंड धम्मा, उसमें तो बाबा साहब ने एक निचोड़ पूरा लिख के, जो 5000 बुद्ध के वचन हैं उसको बाबा साहब ने कंसाइज करके उस बुक में लिखा है। कोई भी विद्वान आदमी हो चाहे सामान्य उपासक, वो सबके लिए उतना बहुत पर्याप्त है। उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है जीवन जीने के लिए। सारे चीज़ों का निचोड़ है उसमें। उसमें पुरानी परंपराओं का खंडन भी है और नई व्यवस्था कैसे बाबा साहब ने दिया कि हम लोग कैसे मुक्ति काहे पथे, जैसे बाबा साहब ने लिखा है किस मुक्ति रास्ते कौन से, पथे, हाँ, किस रास्ते से जाके हमको मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति की सामाजिक व्यवस्था से, हाँ, गरीबी से, दुखों से, और उसका रास्ता बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म दिया।
जो भी उसको अपनाएगा वो निर्वाण तक जाने का रास्ता क्लियर करता है। बुद्धा एंड इज द मस्ट। लेकिन सर एक सवाल यह है कि जो आदमी सैकड़ों किताबें पढ़ के IAS IPS बनता है, डॉक्टर बनता है और इंजीनियर बनता है, और इस जर्नी में ऐसा नहीं कि उसको डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं पता, उसको अपनी पहचान के बारे में नहीं पता, उसको पता होता है, फिर वो क्यों नहीं चाहता कि इन सैकड़ों किताबों में से एक हम डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं? ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का ये पार्ट है। क्योंकि बाबा साहब अभी हमारे कोर्स में है नहीं, ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं है, वो रिसर्च स्कॉलर के लिए मिल जाता है सब उनका साहित्य। तो जब तक नीचे लेवल से बाबा साहब को नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक लोगों के कंटिन्यूएशन में नहीं आएगा। अब जब लोग किसी अदर सब्जेक्ट से, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, उसमें जाते तो हैं, लेकिन जब तक वो बाबा साहब को न पढ़ें, अब वो पढ़ने का उनको कोई स्रोत नहीं है, वो पढ़ेंगे तो वो अलग से पढ़ेंगे तभी उनके दिमाग में वो चीज़ घुस सकती है। अलग से पढ़ने की जहमत नहीं उठाते लोग, सोचते हैं पहले मैं इसको हासिल कर लूँ उसके बाद देखूंगा, उसके बाद देखूंगा, फिर वक्त मिलता नहीं, हासिल करने के बाद फिर वो वक्त आता नहीं है कि वो टाइम पे कर सकें उसको, और कहीं ना कहीं समाज से कटे रह जाते हैं, फिर इसकी वजह से वो दूर होते जाते हैं। पहचान के साथ रहने से आदर भी मिलता है। भाई हमारे साथ जो आता है तो हमारी आइडियोलॉजी को जानता है, बिल्कुल, वो हमारे कॉन्फिडेंस को जानता है कि आदमी कॉन्फिडेंट है, तभी ये तस्वीर लगा के बैठा है यहाँ बैठा है। हम हमारे अंदर योग्यता होगी तो हम लोगों को भलाई करेंगे, ठीक होंगे लोग तो आएंगे ही। सही बात। एक स्टिग्मा लगा रहता था कि आरक्षण वाला डॉक्टर है, बहुत सुना मैंने कि आरक्षण वाला डॉक्टर है, कैंची छोड़ देगा, तौलिया छोड़ देगा, मरीज को मार डालेगा। हम उस सोशल स्टिग्मा को निकालना चाह रहे थे कि लोगों के दिमाग में ये न रहे कि लोग मतलब रिजर्वेशन वाला है ये क्या करेगा। जितने भी हैं ना, सर्जन हो चाहे फिजिशियन हो, पढ़ाई के दौरान कोई किसी से कम तो रहता नहीं है। इन जनरल देखा जाए तो हम लोग किसी जनरल स्टूडेंट से कम नहीं थे पढ़ने लिखने में, और एग्ज़ाम तो वही फेस करते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए रिजर्वेशन लेना पड़ता है, पास करने के लिए तो नंबर ज़्यादा नहीं मिलते। मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे सिविल सर्विस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको समझना होगा कि एडमिशन के वक्त रिजर्वेशन मिलता है, नो डाउट, और वो हमारा हक है, क्योंकि हमने उतने साल 5000 पहले से पीछे छूटने के बाद अपनी दौड़ शुरू की है। लेकिन जब पास होते हैं तो वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई दया के आधार पे नहीं पास करता है। वो हम अपने कैलिबर से पास होते हैं और उसी के आधार पे प्रैक्टिस। तो फिर वहाँ पे आके तो चीज़ें खत्म हो गई ना, रिजर्वेशन खत्म हो गया, वहाँ जाके रिजर्वेशन का कोई रोल नहीं रह जाता है। अब फील्ड में कौन रिजर्वेशन है, यहाँ तो जो आएगा हमको सबको उसके सामने परीक्षा देना है। हमारा हर केस हमारा एग्जामिनर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी अपना इतिहास पढ़ाता हूँ। बिल्कुल। और मैंने बाबा साहब को पढ़ाया, हमने कहा आप लोग बाबा साहब को पढ़ोगे तभी आप लोगों को सही रास्ता दिखेगा, तब आप कॉन्फिडेंट होकर किसी से भी बात कर सकते हैं। और उसको ये बताना पड़ेगा कि मतलब आप अम्बेडकर वादी हो, अम्बेडकर वादी बन के रहो जहाँ भी रहो आप, और कोई चीज़ असंभव नहीं है, इस चीज़ को ठान लो। आप एक सफल व्यक्ति हैं अपने क्षेत्र में और अपने जीवन में, आप सोसाइटी को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आगे आ जाइए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोग जो रास्ता बाबा साहब ने दिखाया है उस रास्ते पे लोग चलें। जितना जल्दी हमारा समाज भगवान बुद्ध के रास्ते पे आ जाएगा और सारी समस्याओं की जो समाप्ति कुंजी है वो बाबा साहब का दिया हुआ रास्ता है, भगवान बुद्ध ने जो बताया है बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। सारे कॉन्फिडेंट उसी से पैदा होते हैं। आप किसी भी अम्बेडकरवादी को देखेंगे वो सुसाइड नहीं कर सकता, चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों न आए, वो उसको झेलता है और फेस करता है, लड़ता है और लड़के निकलता है और मजबूत होकर निकलता है। तो अपने महापुरुषों ने जब वो काम किया विपरीत परिस्थितियों में, तो हम तो आज वैसी परिस्थितियां भी नहीं हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो सवाल यह है कि जिस समाज में इतने सारे संत हुए, विचारक हुए, क्रांतिकारी हुए और विद्वान हुए, उस समाज के लोग आखिर अपनी पहचान बचाने से डरते क्यों हैं, छिपते क्यों हैं? डॉक्टर साहब का उदाहरण है यहाँ पे, और पहाड़िया में इनका हॉस्पिटल है बनारस के, तो पहाड़िया में आइए, डॉक्टर साहब मिलेंगे आपको, और सीख लेने की ज़रूरत है कि हम अपनी विचारधारा को सामने रखकर, अपनी पहचान को सामने रखकर भी सफल हो सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और आखिर में जो हमारी मेहनत है और जो हमारे हाथों का तजुर्बा है, एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, वही हमें पे करता है।
देखते रहे दलित दस्तक। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अशोक जी, आपको और आपके दर्शकों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सब लोग, मैं चाहूँगा कि बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने समाज में उसका प्रचार प्रसार करें। जितना जल्दी हमारे समाज में बाबा साहब पहुँच जाएंगे उतना जल्दी समाज का कल्याण हो जाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप इस वीडियो को देख के डॉक्टर साहब से मिलने आएंगे तो उनको बताइएगा जरूर, ताकि इनको पता चले कि हाँ वीडियो देख के लोग इनके पास आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। देखते रहिए दलित दस्तक। लेकिन सर का जीवन जो है निश्चित तौर पे एक प्रेरणा लेने वाला है। शुक्रिया। जय भीम। जय भीम।